Hello students, today I shall discuss the rest part of interrogative sentence under past perfect continuous tense। आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों के रहस्य, उसको वाक्य उसके जो नियम हैं और सहायक प्रश्नवाचक को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से आप पहचानेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वाक्य लिखे गए हैं। एक वाक्य में क्या शब्द बीच में है और एक वाक्य में क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में किस प्रकार से अंतर दिखाई पड़ रहा है। दोनों वाक्यों का अंतर किस प्रकार से है, आप ये तो देख ही रहे हैं कि दोनों वाक्यों में किस प्रकार से अंतर है। इसमें ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है, इसको भी प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, इसको भी प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। तो जैसा कि मैं ये ए के अंतर्गत अर्थात मुख्य प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, और ये जो क्या शब्द पहले आया है ये सहायक प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम ए रखा गया है और इसका नाम बी रखा गया है। आप इसी के संदर्भ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही, जैसा कि मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को और सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को आप देख रहे हैं। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के नियम में ये है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, अधिकतर मतलब ज़्यादातर क्या शब्द ही आता है प्रारंभ में, तो हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा उसका अंतर समझ लीजिए। जैसा कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में ये बताया गया है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, प्रारंभ में हिंदी की बात करते हैं, मतलब हिंदी में जो उसकी पहचान होती है वो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं। और यदि वो ट्रांसलेट किया गया है, उस सेंटेंस को उस सेंटेंस को चेंज किया गया है, उस सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया है, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया है, तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब कि अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें वो शब्द जो मतलब मुख्य प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो पहले आ जाएंगे। अंग्रेजी में यदि आप उसको ट्रांसलेट करके सीरियल करेंगे तो उसी के मतलब उसी के आधार पर, मतलब उसी के अंतर्गत, मतलब कि जैसे जिस प्रकार से प्रश्नवाचक, अब ये दोनों वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य ही कहा जाता है। जो दोनों वाक्य हैं ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इनको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, दोनों को, इन दोनों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो हम सहायक प्रश्नवाचक की बात करते हैं, पहले हिंदी की बात करते हैं। तो सेंटेंस वो प्रायः हिंदी में ही लिखा है। हिंदी में लिखा है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? और अब जब इसको आप अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में इसको ले जाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यह जो क्या शब्द आया है आप केवल मतलब इसके अंग्रेजी से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। देयर इज़ नो रूल्स, इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये रोका जाता है कि देयर इज़ नो रूल्स टू स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ व्हाट, मतलब क्या शब्द के साथ आप वाक्य को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर अननोन, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रूल्स ऑफ, अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम के बारे में आपको नहीं पता है, आपने इस वाक्य को आपने व्हाट से शुरू कर देंगे। जब आप व्हाट से शुरू कर देंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सो इट इज़ सेड दैट ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट द हाफ पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हेड, मतलब कि हाफ पार्ट मतलब आधे भाग को, अंग्रेजी के जो सहायक क्रिया उसकी है उसके आधे भाग को, मतलब इतने को ही आप लिखेंगे। कितने को? हेड को ही पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेड। क्या हो गया? हेड। इसके बाद क्या हो जाएगा? हेड के बाद ये बताते हैं क्या होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया हेड, अब पूरी सहायक क्रिया नहीं आएगी, हेड आया। इसके बाद आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है? तुम है। इसके बाद बीन लिखा जाएगा, जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ दैट सेंटेंस ऑफ सहायक क्रिया सहायक प्रश्नवाचक वाक्य, हेड प्लस कर्ता प्लस बीन, बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, तो उसका हो जाएगा रीडिंग।
तो हैड यू बीन रीडिंग, अब कितने घंटे से, 2 घंटे, 2 दिन, 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स बन गया। तो आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को देख रहे हैं, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को देख रहे हैं। अब हम ले चलते हैं आपको एक तीसरे सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आपको दिखाते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक, अब देखिए जैसे क्या उसका भाई 1 माह से स्कूल, क्या उसका भाई 1 माह से स्कूल जा रहा था। देखिए फिर आ गया वही बात, वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आया है, यू हैव नॉट रिटेन, यू हैव नॉट टू राइट द मीनिंग ऑफ क्या, व्हाट, यू कैन नॉट राइट हियर, सो हैड हिज ब्रदर, अब आप आसानी से लिख सकते हैं, हैज हिज ब्रदर बीन, गो मीन्स जाना होगा तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, 1 माह से है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फॉर 1 मंथ, वाक्य बन गया, यहाँ पर वाक्य बन गया। आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव बी में किस प्रकार से वाक्य बन रहे हैं। एक और वाक्य आप देख सकते हैं, क्या वह दो घंटे से कक्षा में शोर कर रही थी। क्या वह 2 घंटे से कक्षा में शोर कर रही थी। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या शब्द पहले आया है। जब क्या शब्द पहले आ गया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, क्योंकि यह वाक्य सहायक प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया लागू होगी। क्या प्रक्रिया है, हैड सी बीन मेकिंग ए नाइज इन द क्लास, 2 घंटे से, अब ये निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर क्या हो गया, हैड सी बीन मेकिंग ए नाइज इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हैड सी बीन मेकिंग ए नाइज इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, मतलब सहायक प्रश्नवाचक के अंतर्गत आपने एग्जाम्पल्स को देखा। अब कुछ ऐसे वाक्य हैं जैसा कि सिलेबस में डीएलएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस में जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को एक में करके एक सेंटेंस के रूप में दिखाया जाता है। तो हम जो है अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव मतलब नकारात्मक शब्दों वाले वाक्य को आपके समक्ष जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप उसको देखिए, मतलब वो एक वाक्य तो नहीं है, लेकिन उसमें जो है उस सेमेस्टर मतलब डीएलएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस में जो है उसको दिखाया जाता है कि यह भी एक प्रकार से वाक्य बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जैसा कि एक सेंटेंस के रूप में दिखाया गया है सिलेबस में, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसमें नहीं शब्द आए हों, इस प्रकार को मतलब इस वाक्य को भी एक प्रकार के वाक्य के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा, तो उसमें पहले जो है क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव है, मतलब कि ए वाला इंट्रोगेटिव है कि बी वाला इंट्रोगेटिव, इसको आपको देखना पड़ेगा। यदि ए वाला इंट्रोगेटिव है तो पहले ए वाले को नियम लगाइए। तो यहाँ पर क्यों शब्द जो है जब बीच में आया है तो ये मुख्य प्रश्नवाचक है, तो मुख्य प्रश्नवाचक में पहले होगा व्हाई हैड योर सर्वेंट
वाई हैड योर सर्वेंट, अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि नॉट कर्ता के बाद क्या हो जाएगा, नॉट वाई हैड योर सर्वेंट नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस एक सप्ताह से अनिश्चित समय है, फॉर 1 वीक। ये इस प्रकार से अब इसको कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस है। अब आपको इसी में जो है बी वाले को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को आप देख लीजिए। क्या कुछ खिलाड़ी मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे थे? क्या कुछ खिलाड़ी मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे थे? अब देखिए इस प्रकृति को देखिए, मतलब कि इस सेंटेंस के प्रकृति को देखिए। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव में सहायक प्रश्नवाचक है और ये इंट्रोगेटिव में मुख्य प्रश्नवाचक है। मतलब कि यहाँ पर सहायक और मुख्य की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात इसकी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो प्लस निगेटिव सेंटेंस हो। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में ये सहायक प्रश्नवाचक का है, मतलब ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आप देखते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक के साथ नॉट लगेगा या सहायक प्रश्नवाचक के साथ जो नॉट लगेगा, हमेशा हमने बताया है कि उनके बाद मतलब कर्ता जो उसमें आएंगे, मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य करता हूँ या मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य करता हूँ, आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट हैज़ बीन रिटेन, मतलब कि नॉट जो है वो लिखा जाता है। या ये देख सकते हैं कि कर्ता के बाद नॉट जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। हाँ, इफ़ यू हैव बीन यूजिंग, सो क्या कुछ खिलाड़ी, तो यहाँ पर हैड इसलिए पहले लिखा जाएगा क्योंकि सबके साथ एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड सम प्लेयर्स। अब बीन नहीं, नॉट है, हैड सम प्लेयर्स नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब मैदान में, इन द फील्ड, हैड सम प्लेयर्स नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड, सुबह से निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब देखिए ये वाक्य हो गया। अब आपने यहाँ पर देखा कि सहायक प्रश्नवाचक के साथ, मतलब इसके साथ किस प्रकार से नॉट का प्रयोग किया गया है, मुख्य प्रश्नवाचक के साथ किस प्रकार से नॉट का प्रयोग किया गया है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों मतलब सेंटेंस के अंतर्गत, मतलब कि नकारात्मक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हु वाले शब्द, मतलब हु शब्द जो है, कौन शब्द जो है, मतलब इसके साथ जो है हम वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जबकि आपको मैंने बताया है कि हु एक ऐसा शब्द है जो कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जब वाक्य आप हल करेंगे तो यहाँ पर ये हमेशा और हमेशा जो है कर्ता के रूप में काम करेगा। तो आप हु वाले वाक्यों को के प्रयोग को आप जानिए, क्योंकि हु एक ऐसा गूढ़ शब्द है जो कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। तो इसलिए आप इस ऐसे वाक्यों को भी देखिए। वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें 2 माह से गणित कौन पढ़ा रहा था, गणित कौन पढ़ा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन शब्द आया है। वैसे तो देखने में इंट्रोगेटिव है, मुख्य प्रश्नवाचक है, क्योंकि बीच में आया है। बीच में आने वाले शब्दों को मैं कहता हूँ कि मुख्य प्रश्नवाचक होता है, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है। लेकिन मैंने ये बताया है कि ये मेन इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब कि मेन इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो ज़्यादातर वाक्य में जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर यह प्रायः
कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो कर्ता के रूप में किया जाता है। तो आप देखिए कि कर्ता के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जबकि इसके और ये तो नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है, और इनका इन दोनों का प्रयोग मेन इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, मेन इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा। तो देखिए हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं हु। अब इसके बाद पूरी सहायक क्रिया आ जा रही है, देख लीजिए आप। यदि ये कर्ता का काम न करता होता, ये मुख्य प्रश्नवाचक का काम करता होता, तो हेड के साथ एक कर्ता आता, इसके बाद बीन लिखा जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ व्हाई मुख्य प्रश्नवाचक है, हेड लिखा गया है, इसके बाद कर्ता। यहाँ देखिए हेड लिखा गया है, कर्ता लिखा गया है, इसके बाद बीन लिखा गया है। लेकिन हु वाले वाक्यों में जहाँ पर कौन शब्द आया हो हिंदी में, उसकी अंग्रेजी हु होती है। हु के साथ वाक्य का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर भी प्रयोग हुआ होगा, हु हमेशा जो है कर्ता के रूप में, देखिए आप देख सकते हैं कर्ता के रूप में ये सिद्ध हो जाएगा। हु हैड बीन टीचिंग यू मैथ्स। अब 2 माह से फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर अगर ये मुख्य प्रश्नवाचक होता तो इसके बीच में कर्ता आता, कर्ता नहीं है। सो हु इज यूज्ड हियर एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो यू कैन नॉट यूज इट एज ए मेन इंट्रोगेटिव वर्ड। इफ़ यू आर यूजिंग एज ए मेन इंट्रोगेटिव वर्ड हु, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। मतलब अगर आप जो है हु शब्द को मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ हु इन द सेंटेंस। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आप हु के वाक्यों को हु वाले वाक्य के साथ, हु वाले शब्द के साथ प्रश्नवाचक वाक्यों के रहस्य को, उसके नियम को देख रहे हैं। अब इसी के अंतर्गत ये जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। अब हम यहाँ पर जब हुम का प्रयोग करेंगे तो यह मेन इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जबकि यह मेन इंट्रोगेटिव के रूप में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको आप एक्सेप्शन अपवाद भी मान सकते हैं। अब यहाँ जैसे है तुम किसको 2 माह से व्याकरण पढ़ा रहे थे। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। तुम किसको 2 माह से व्याकरण पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी whom had, देखिए आ गया whom had you been teaching grammar, whom had you been teaching grammar for 2 months। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, whom को जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। whom जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस, इसी के ऑब्जेक्टिव केस को मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। ये क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। और नॉमिनेटिव केस को आप देख रहे हैं कि ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हु को आप देख तो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जो है सहायक प्रश्नवाचक के रूप में भी नहीं होता, क्या कहते हैं कि मेन इंट्रोगेटिव सब वर्ड के रूप में नहीं होता है, बल्कि उसका प्रयोग जो है क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और इसी के ऑब्जेक्टिव केस जो हुम होता है, हु हुम हु जैसे चलता है इसका रूप, उसको जो है मेन इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए हुम हैड यू बीन, इसमें चूंकि कर्ता उपस्थित रहता है, इसमें कर्ता उपस्थित नहीं रहता है। हु का, चूंकि हु जब सब्जेक्ट का काम करता है तो कर्ता क्यों आएगा उसमें, इसलिए हु वाले वाक्यों को आप जो है थोड़ा सा केयरफुली, सावधानीपूर्वक उसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हु एक ऐसा शब्द है जो कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हु का जो प्रयोग होता है
है वो हमेशा कर्ता के रूप में होता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, उसका हमेशा मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में काम करता है। उसका पजेसिव केस जो होता है whose, उसका प्रयोग हमेशा मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आप मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सहायक प्रश्नवाचक वाले वाक्य को आप देख रहे हैं। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से हल किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सहायक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, यूज ऑफ हु, हुम, हुज को मैंने आपके सामने कवर किया है। और हम अब जो है इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।